नमस्कार दोस्तों, एसएससी के 01 के 2 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए साइंस का क्वेश्चन लाया हूँ। तो दोस्तों, आपके एनटीएससी और एनएमएसएस के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपका समय लिए बिना चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है फिजिक्स से यानी भौतिकी से, कहता है पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग है। तो दोस्तों, पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, क्योंकि दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य मतलब होता है सीधा, अनुदैर्घ्य एकदम लंब सीधा भागती है, लेकिन दोस्तों अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा भागता है, कंपन करके। जब भी आप ढेला मारिएगा देखिएगा कि पानी कंपन करके आगे बढ़ती है। अगला है, एक कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है। आधा चक्कर पूरा हो जाने पर चली गई दूरी तथा विस्थापन क्रमशः होंगे। तो दोस्तों, दूरी कहने का मतलब होता है कि आधी तय कर रही है, तो दूरी होगी पाई r, क्योंकि परिधि दोस्तों पूरी होती है 2πr, तो आधी दूरी बोला, इसलिए दोस्तों आधी दूरी यानी पाई r। और दोस्तों विस्थापन दोस्तों अध्ययन करेगा, यानी कहने का मतलब क्या है 2r, यानी कहने का मतलब 2r यानी डायमीटर व्यास में से क्या कर लेंगे, अगर r को हटा लेंगे, क्योंकि आधा चक्कर लगाया है इसलिए सिर्फ कितना बचेगा r, यानी कहने का अर्थ है कि आधा चक्कर लगाएगा और आधा दूर चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 पाई r और r। समझ गए होंगे दोस्तों। अगला है, एक विद्युत बल्ब विद्युतीय ऊर्जा को किस में बदलता है। तो दोस्तों, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अगला है दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन आपको मैंने अक्सर बता दिया, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अगला है, घड़ी के पेंडुलम की गति क्या है। तो दोस्तों, घड़ी की पेंडुलम गति दोलन गति है, दोस्तों दोलन गति है। अगला है दोस्तों, 9.8 मीटर लंबे लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो दोस्तों, आवर्तकाल बराबर होता है, देखिए दोस्तों, आवर्तकाल बराबर ये सूत्र होता है T = 2π√L/g। दोस्तों L/g, तो दोस्तों 2π मतलब 22/7 इंटू L मतलब 9.8 दिया हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन में दिया है लंबा 9.8 मीटर, और दोस्तों g का भी मान होता है 9.8, तो 9.8 से 9 पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा कितना दोस्तों, बचेगा 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 बटा में 7। जब इसको भाग दीजिए 6 7 42 बच जाएगा 0.3, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों याद रखिएगा, ये हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप भूलिए नहीं गए, क्योंकि आपने लोग ज़रूर पुष्पा देखिएगा। पुष्पा फिल्म में हमको ये बात अच्छा लगा, हम झुकेगा नहीं। चलिए दोस्तों, अगला है, सूखे सेल में धन ध्रुव किसको माना जाता है। तो दोस्तों, सूखे सेल में धन ध्रुव क्षार यानी कार्बन के क्षार को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन में टिक लगे हुए हैं, इससे आपको ध्यान नहीं देना, आपको दोस्तों सीखना है। और दोस्तों उसके ऊपर पीतल की जो टोपी होती है दोस्तों, जब सेल में विद्युत धारा नहीं ली जाती है, तब दोस्तों कार्बन इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड के बीच लगभग दोस्तों 1.45 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये एक ना कोई एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगला है दोस्तों, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो दोस्तों किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत शक्ति का, यानी दोस्तों याद रखिएगा 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा,
याद रखिएगा दोस्तों। अगला है एक समान वृत्तीय गति में। दोस्तों एक समान वृत्तीय गति में क्या होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, एक समान वृत्तीय गति में चाल तो अचर रहता है, लेकिन दोस्तों वेग अचर नहीं रहता, यानी वेग चढ़ रहता है। याद रखिएगा दोस्तों, चाल अचर होते हैं और वेग चर होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4। अगला कहता है 1 BOT यूनिट बराबर होते हैं। तो दोस्तों 1 BOT यूनिट बराबर होते हैं दोस्तों 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, ऑप्शन नंबर 1। अगला है दोस्तों एक विद्युत यूनिट बराबर होते हैं। तो दोस्तों एक विद्युत यूनिट बराबर होते हैं 1 किलोवाट घंटा, यानी 1000 वाट बराबर दोस्तों 1 किलोवाट घंटा, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एक विद्युत यूनिट। याद रखिएगा दोस्तों। अगला है एक स्विच सदैव किससे जुड़ा होता है? तो दोस्तों एक स्विच हमेशा लाइव वायर से जुड़ा होता है, लाइव वायर, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा 3। दोस्तों याद रखिएगा एक स्विच सदैव गर्म तार अथवा जीवित तार से जुड़ा होता है। और दोस्तों लाल रंग के जो भी प्लास्टिक के कवर होते हैं, ठीक है दोस्तों, स्रोत में प्रत्यावर्ती धारा गर्म तार से प्रवाहित होती है, ठीक है दोस्तों, और ठंडे तार से लौट जाती है। चलिए दोस्तों अगला शुरू करते हैं। अगला है रसायन शास्त्र। अगला है दोस्तों रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर की पेंदी पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है? तो दोस्तों जब कॉपर सल्फेट को, यानी कॉपर सल्फेट कहने का मतलब CuSO4, जब कॉपर सल्फेट को के विलयन में जिंक यानी Zn को मिलाया जाता है, तब कॉपर सल्फेट का नीला रंग जो होता है अदृश्य हो जाता है, यानी दिखाई नहीं देता। लेकिन दोस्तों जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित अगर कर देता है, क्योंकि दोस्तों जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है, धातु है दोस्तों। अभिक्रिया देख लीजिए, तो अभिक्रिया होता है दोस्तों Zn + CuSO4, जब उसको मिलाते हैं दोस्तों ZnSO4 और Cu बाहर हो जाते हैं, Cu दोस्तों लाल हो जाते हैं और ZnSO4 दोस्तों रंगीन होते हैं, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, यानी कॉपर सल्फेट और जिंक अलग, कॉपर सल्फेट रंगीन होते हैं और जिंक आपको लाल प्राप्त हो जाते हैं। अगला है जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जल में विलय होता है तो क्या प्राप्त होता है? दोस्तों याद रखिएगा, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस यानी SO2 का विलय जल में होता है, तब दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। सल्फ्यूरिक नहीं दोस्तों, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों यह एक अच्छा अपकारक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर होगा 3। ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों 3, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला कहता है निम्नलिखित में से किस धातु को उसकी अभिक्रियाशील होने के कारण मिट्टी के तेल में सिंचित किया जाता है? तो दोस्तों ये है सोडियम। दोस्तों ये है सोडियम, जिसको मिट्टी के बर्तनों में रखे जाते हैं, मिट्टी के तेलों में संचित करके रखा जाता है ताकि अभिक्रिया ना करे। अगला है विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य विलयन होते हैं। तो दोस्तों वो अम्ल भी हो सकते हैं, वो क्षार भी हो सकते हैं, वो लवण भी हो सकते हैं, और दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो सकते हैं। तो दोस्तों अगला चलते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे अम्ल H+ देता है और क्षार OH- देता है। अगला है लोहे को संक्षारित होने तथा जंग लगने से बचाने के लिए इस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों लोहे हो या स्टील हो, संक्षारित से बचाने के लिए दोस्तों जस्तीकरण किया जाता है दोस्तों, यानी जिंक धातु का लेपन किया जाता है ताकि जंग ना लगे। अगला है दोस्तों, अगला है पॉलीकोट के कपड़े में
किन दो रेशे को मिलाकर बनाते हैं? तो दोस्तों पॉलीकोट कपड़े के रेशे में पॉलिस्टर और कपास को मिलाकर बनाए जाते हैं, जिसमें दोस्तों पॉलिस्टर लगभग 35% है यानी 35%, और दोस्तों कपास 65% होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम चूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है? तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा नायलॉन, इसका आंसर होगा नायलॉन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवाश्म ईंधन है? तो दोस्तों जीवाश्म मतलब जीवों से बना हुआ, यानी दोस्तों ये है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यानी सभी दोस्तों सभी। ऑप्शन नंबर डी, यानी कहने का मतलब है 4 दोस्तों। अगला है, प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरो का काम होता है ठंडा रखना, दोस्तों ठंडा रखना। जैसे दोस्तों इसका उपयोग हम लोग करते हैं, अब जितना भी देखते हैं रेफ्रिजरेटर देखते हैं, एयर कंडीशनर देखते हैं, एयर कंडीशनर या एरोसोल फुहारा देखते हैं, इस सब में इसका यूज़ किया जाता है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एकदम इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एक रत्ती भी छोड़िएगा नहीं। अगला है, विद्युत उपकरणों और पेट्रोलियम जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए सबसे अच्छे अग्निशामक हैं? तो दोस्तों कभी भी विद्युत अगर सामग्री में आग लगा है तो पानी से बुझाने का काम नहीं करिए। अगर दोस्तों आपके पास उपलब्ध हो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक या कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक का इस्तेमाल ज़रूर करें। चलिए दोस्तों अगला है, ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक क्या है? तो दोस्तों ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक है किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम। और दोस्तों शुरू में इसकी इकाई थी कैलोरी अथवा कैलोरी, किलो कैलोरी प्रति ग्राम थी दोस्तों। अगला है दोस्तों जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में है सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत किया गया। तो दोस्तों सूक्ष्म जीवों को 5 समूह में वर्गीकृत किया गया। पहला है दोस्तों है वायरस, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा है आर्चिया, चौथा है फंगी और 5वां है दोस्तों प्रोटिस्टा। थैंक यू दोस्तों। चलिए देखिए अगला है, सबसे छोटी कोशिका का आकार है? तो दोस्तों याद रखिएगा कोशिका का आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है निम्न में कौन सा सही क्रम है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से याद रखिएगा, पहले दोस्तों इसमें बनते हैं युग्मक, फिर निषेचन होता है, फिर उसका युग्मनज बनता है और उसके बाद जाकर दोस्तों भ्रूण बनता है, यानी ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है? तो दोस्तों कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक है। जैसे हमारे बॉडी का नियंत्रण केंद्र दोस्तों मस्तिष्क है, उसी तरह कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक है। अगला है, किन्मन की खोज किसने किया? तो दोस्तों किन्मन का खोज दोस्तों लुई पास्चर साहब ने किया, याद रखिए दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने सर्वप्रथम ग्लूकोज को ईस्ट द्वारा एथेनॉल में बदला था, याद रखिएगा। अगला है, विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है दोस्तों, की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस 2008 से शुरू हुआ और दोस्तों प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को दोस्तों मलेरिया दिवस मनाया जाता है, मलेरिया दिवस दोस्तों। कहता है अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था की अवधि है? तो दोस्तों किशोरावस्था की अवधि है 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक दोस्तों, जिसमें दोस्तों मासिक धर्म होते हैं। जैसे दोस्तों शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जैसे मूंछ का आना, दाढ़ी आना, बाल का बढ़ना, ठीक है दोस्तों, वक्ष स्थल का बड़ा हो जाना, ठीक है दोस्तों, त्वचा तैलीय हो जाना, ये सभी परिवर्तन आते हैं। अगला है दोस्तों, पोलियो रोग का रोग कारक है? तो दोस्तों पोलियो रोग दोस्तों विषाणु के कारण से
होता है दोस्तों, जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित कर देता है। ठीक है दोस्तों, और शरीर के कुछ ऐसे अंग होते हैं जो निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसको हम लोग लकवा बोल सकते हैं दोस्तों। अगला है, पावरोटी के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लोई को फुलाता है। दोस्तों आप देखते होंगे पावरोटी फुला नहीं जाता है, कौन फुला देता है? तो दोस्तों ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है तो वो ऑटोमेटिक फूल जाता है, यानी CO2। अगला है छिमीदार, यानी दलहनी पौधे में राइबोजीवियन जीवाणु होते हैं। तो दोस्तों राइबोजीवियन जीवाणु पौधे के जड़ों के ग्रंथियों में पाए जाते हैं, जो दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं, क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन कारण से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला है, रेड डाटा बुक वर्णन करता है दोस्तों संकटापन प्रजाति के बारे में बताता है, यानी दोस्तों वैसा बुक है जो जिसमें जंतु जानवर क्या हो गए, विलोप हो गए, उसके बारे में बताया गया। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और बेल आइकन को दबा ले, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं, क्योंकि आपका आने वाला एग्ज़ाम है कुछ ही दिनों में, मैं आपको अगर कुछ भी मदद कर दूं, अगर आप पास हो जाते हैं तो दोस्तों आपके परिवार, आपके सर, आपके चहेता सभी खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग दिल लगाकर मेहनत करें, मैं भगवान से यही कामना करता हूँ। थैंक यू।